हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी 96। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और घरों में अपने पेरेंट्स के साथ खुशहाल रहते होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना जो एजुकेशन है उसमें भी अधिक से अधिक समय लगा रहे होंगे जिससे आप आगे बढ़ सकें। चलिए, तो इसी कामना के साथ एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। क्लास 12 में हमने पहले पढ़ाया था गॉस थ्योरम। अब इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक है, इसमें गॉस थ्योरम के बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यानी गॉस थ्योरम थी, उस गॉस थ्योरम का यूज क्या था, हमने क्यों पढ़ी थी, तो वो चीज़ आज हम लेके चल रहे हैं। यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमें क्या समझना है कि जो गॉस थ्योरम थी, किसी सरफेस के अंदर जो वैद्युत फ्लक्स था फाई बराबर क्यू अपॉन एफ साइन नॉट था, तो उसका हमारे लाइफ में क्या यूज है। तो हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि उसका जो गॉस थ्योरम थी उसका यूज करके हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। यानी गॉस की प्रमेय का यूज करके हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, इसमें हमारा जो सबसे पहले हेडिंग है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ यानी जो गॉस लॉ है उसकी हमें क्या करना है, एप्लीकेशन समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमको ये समझना है बेटा कि जो अनंत लंबाई का सीधा एक तार है उसके कारण हमें क्या है, एक अनंत लंबाई का सीधा एक तार है के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड करनी है। ठीक है, यानी उसके कारण हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो हम इसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर एक अनंत लंबाई का एक तार लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक वायर ले लिया। जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज इस वायर पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि इस वायर में की केबल क्या है बेटा, लेंथ यूजफुल है विद कंपेरिजन टू विड्थ। तो इसमें जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी होगी बेटा, रेखीय आवेश वितरण, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो मैं यहाँ पर मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। अब मुझे गॉस थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब ये चार्ज क्या हो, बाउंड हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ये जो चार्ज है मुझे बाउंड करना पड़ेगा। यानी मुझे ऐसा देखना है कि ये चार्ज क्या हो जाए, बाउंड हो जाए। तो देखिए, इसको मैं डायरेक्ट किसी से बाउंड नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिया जिसे बेलन बोलते हैं। जब मैंने बेलन लिया तो इससे क्या हो गया, ये वायर मेरा क्या हो गया, बाउंड हो गया। आगे का भी था, इधर भी इस पे पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, इधर भी हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर लेने के बाद मैंने ये क्या है, गॉसियन सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है बेटा, गॉसियन। कैसा सिलेंडर है, गॉसियन। तो मैंने एक यहाँ पर गॉसियन सिलेंडर लिया। अब गॉसियन सिलेंडर होता है बेटा, जैसे ये मान लीजिए सपोज ये है, तो ये हमारा क्या है, स्पेरिकल है, ये हमारा सिलेंडर है, तो गॉसियन सिलेंडर है। तो ये चारों तरफ इसकी एक स्फीयर बन गई। तो इस पर मैं अगर इसकी यहाँ से डिस्टेंस मानूँ, तो ये पॉइंट है मेरा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मैं क्या मान लूँ, आर है। इस पूरे का मेरा एरिया क्या है, ए है। तो मैं इस पॉइंट पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले सकता हूँ, डी ए। फिर इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलनी होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर होगी, ई की। और एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया मैंने, डी ए, उसकी भी डायरेक्शन ये दी गई है, या कहीं डी एस भी कह देते हैं, ये सरफेस है तो डी ए या डी एस कह लीजिए।
इसी तरीके से मैं देखूंगा इसमें से चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स की डायरेक्शन, ई की तो डायरेक्शन मेरी इधर ही है, यहाँ भी मेरी इधर ही है। अगर मैं यहाँ पर एरिया की बात करूँ तो बेटा मेरे ये एरिया है, तो ये सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये इसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, यहाँ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से मैं इस पे निकालना चाहूँ तो यहाँ पर भी एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। यहाँ मैंने डीए या डीएस सरफेस एरिया को कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ डीए लिया तो डीए की डायरेक्शन ये हो गई, ई की डायरेक्शन मेरी वही है ये। इसी तरीके से डीए की डायरेक्शन इधर नीचे डाउनवर्ड में ये हो जाएगी, ई की डायरेक्शन यही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं। अब बात करते हैं कि जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया बेटा, तो जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज देने पर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो ऑल डायरेक्शन में जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ऑल डायरेक्शन में, इधर भी हर जगह जाएंगी। तो ये ऑल डायरेक्शन में निकलेंगी। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो इसमें से इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए सपोज मैं इस पॉइंट को ले लूँ तो इससे इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऑल डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बट ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, उनका जब दो लाइनें एक दूसरे के पास से होकर के जाएंगी तो उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट डायरेक्ट हमारा इसी डायरेक्शन में आएगा। यानी ये कह सकते हैं ये स्पेयर है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, इधर 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 ऑल डायरेक्शन में होगा। मुझे क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो मुझे देखिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम मुझे अप्लाई करनी है। तो गॉस थ्योरम से पहले मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैंने ये मान लिया कि ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो इसकी जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली, एल। क्या मान ली बेटा, इसकी जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली, एल है। अब यहाँ से देखिए ये जो नीचे निकल रहा है या ऊपर निकल रहा है उसका कोई मतलब नहीं। जो वाउंड एरिया यानी हमारा ये क्या कहलाता है बेटा, ये कौन सा सिलेंडर है, गॉसियन। कौन सा सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर एक इमेजिनरी पार्ट होता है, केवल हम इमेज करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, उसे बाउंड हम कर लेते हैं। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा कि ये जो लेंथली वायर है इस पर जो क्षेत्रीय आवेश उठता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे जो लेंथ है तो इसका जो आवेश वितरण है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, रेखीय आवेश वितरण। कैसा होगा बेटा, रेखीय आवेश वितरण। आवेश वितरण लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, Q/L। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इधर से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, इधर से भी, इधर से भी। अगर पूरे का एरिया मेरा ये है, अगर मैं टोटल होल एरिया निकालूं तो इधर से भी जाएगा, यानी ये इसका वक्र पृष्ठ है और ये दोनों एरिया इनसे भी जाएगा, तो ऑल डायरेक्शन से जाएगा। तो मैं अभी इसका निकालूं, फिर इसका निकालूं, फिर इसका निकालूं, इन तीनों पॉइंटों पर मैं निकालूं तो मैं इसको, मैं सपोज मान लो ये मेरा पॉइंट P है और ये क्या है मेरा, यहाँ पॉइंट क्या है मेरा K है और ये पॉइंट क्या है मेरा L है। तो ये मुझे P, K, L या इन तीनों पॉइंटों पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए मैं टोटल निकालूं, अगर इनका मैं एक साथ लेकर के करूं तब भी मेरा आंसर वही आएगा, और मैं अलग अलग लेके करूं तब भी। तो मैं टोटल चार्ज अगर मैं यहाँ पर निकालूं कि कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, मैं φE लिख दूं कुल को। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, पहले मैं इसे मानूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E.dA और ये कौन सा पॉइंट है, K। तो ऐसे में पहले का निकाल लिया,
प्लस यहाँ से निकालूँ तो दूसरा क्या है मेरा पी पॉइंट, तो मैं यहाँ पी लिख दूँ तो क्या आ जाएगा ई डॉट डी ए। इसी तरीके से मेरा तीसरा पॉइंट है बेटा, तो थर्ड पॉइंट पर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा एल पर क्या आ जाएगा ई डॉट डी ए। तो इस पॉइंट पर भी मुझे क्या करनी है इंटेंस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था फाई बराबर ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ इंटीग्रेशन साइन आएगा, इंटीग्रेशन साइन आने के बाद मेरा के लगेगा ई डी ए। अब मुझे ई डी ए के साथ कितने एंगल बनना है, ये वाला 90, तो क्या लगा दूंगा मैं ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए, क्योंकि ई डी ए के बीच का एंगल क्या कहलाता है थीटा, तो इनमें मैं ई डी ए के ये एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90, यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा कॉस 90। ये लेंथ मैंने एल मानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इसीलिए मैं यहाँ निकालूँ तो क्या आ जाएगा मेरा ये 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा, और ई में कॉस 0 का मान 1 होता है तो ये आ जाएगा ई डी ए, और ये क्या हो जाएगा 0। ये किसका है पी पॉइंट का। इसी तरीके से मैं आगे भी इसको निकाल सकता हूँ। मैंने ये पॉइंट निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, तीनों का निकाल लिया। ये वाला 90 है और ये वाला भी 90 है, तो ये क्या हो गया cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ बेटा, तो यहाँ पर मैं ई बाहर निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इन पॉइंट पी। अगर बेटा मैं अब यहाँ इंटीग्रेशन निकालूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है मुझे पूरा लगाना पड़ेगा। तो ये जो मेरा यानी जो हमारा बेलन है, ये जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया हमको लगाना पड़ेगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये क्या आ गया मेरा फाई इजुकल टू, यानी फाई इजुकल टू क्या आ गया ई 2 पाई आर एल। इसे समीकरण में क्या मान लो फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगा, यानी अगर दूसरा भी हमारे पास मेथड है, क्या करें इसकी लिमिट लगाएं, तो पूरे का अगर हम निकालना चाहें तो 0 से लेकर के 2 पाई आर एल तक। देखो ये क्या होता है पाई आर एल, और यहाँ पर पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर अगर हम निकालें तो यहाँ इस पूरे का अगर हम इसका निकालना चाहें तो आ जाता है 2 पाई आर एल टोटल। तो इसकी हमने यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल ली। अब उसके बाद हमने देखा बेटा कि ये तो हमारा हो गया। अब आगे हम चलते हैं, ये हमें टोटल निकालना है, तो हमारा इक्वेशन यहाँ फर्स्ट बनती है। ओके, आगे हमको क्या करना है, तो देखिए इसमें आगे ये तो हमने पहले एल ही मानी थी तो एल ही रहेगी। अब हम देखते हैं, लिखेंगे परंतु या बाई गॉस थ्योरम। परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होता है बेटा, गॉस की प्रमेय से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा फाई ई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल ये तो यही होता है। अब यहाँ पर मुझे बेटा क्यू की वैल्यू लगानी है, तो हमने पढ़ा था लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल है, तो मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल है तो मैं क्यू बराबर लगा दूंगा तो लैम्डा एल, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी सेकेंड, क्या बन जाएगी सेकेंड। अब मैं
देखिए इसमें देखता हूँ कि इक्वेशन जो मेरी फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन में है E इंटू 2πRL, ये किसका है फाई इज इक्वल टू, और ये क्या है फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, या हम डायरेक्टली कहें तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ये दोनों पार्ट भी अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इनकी कंपैरिजन करता हूँ, तो जैसे मैं इनकी कंपैरिजन करूँगा तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा इसमें कि E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जैसे मैं यहाँ से कंपेरिजन करूँगा, अब मुझे E निकालना है तो E इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा कि L से L मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2πR, या इधर R इधर कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन R। ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। और इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, अगर मुझसे कहे कोई इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या लिख देंगे E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R इंटू R कैप। ये क्या है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर सो डिनोटेड द डायरेक्शन ऑफ E। किसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, E की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी इंटेंसिटी। अब इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है ड्रॉ द ग्राफ E एंड R, तो हम इसमें देखेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन हम निकालें तो ग्राफ तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा R, तो इनका जो ग्राफ बनेगा हमारा बेटा वो ये बनेगा ऐसे करके, ऐसे और ये ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिया जाएगा मेरा E, और यहाँ क्या ले लूँगा मैं R। तो यहाँ पर देखिए इस पर अगर हम थोड़ा सा कर रहे हैं तो ऐसे करके भी ऐसे लिख सकते हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा मेरा R और इस पर क्या आ जाएगा मेरा E। तो इनके बीच में ये ग्राफ भी आता है, तो इनका रिलेशन भी है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा इसमें 1 नंबर में कि अनंत लंबाई की एक समान आवेश से सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर किस तरीके से डिपेंड करती है। E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अनुक्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग होता है, क्यू होता है। तो आपको इस तरीके से ये फाइंड आउट कर देना है। तो यही मुझे फाइंड करना था। तो ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है, अगला एप्लीकेशन आगे लेके आएंगे। चलिए, तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।